Good morning, student. My name is Rashmi, an assistant professor, NAS PG College, Meerut. Today I'm going to discuss Unit 2nd of BA second year 3rd semester, Elements of Drama. आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा को डिस्कस करेंगे और ये इस एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जो यूनिट है सेकंड, इसका ये पार्ट 1 है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स दिए हुए हैं, तो it is not possible to include all the terms in one lecture. So I have divided this unit into two parts and this is the part 1. ठीक है, ये आपके सीसीसी यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर जो 3rd सेमेस्टर है उसके सिलेबस की सेकेंड यूनिट है एंड द टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो आइए शुरू करते हैं। This is the very first topic or this is the very first terms, authorial intrusion. सबसे पहले हम समझते हैं कि authorial intrusion actually होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि it is a literary technique where the author directly addresses the readers. Authorial यानी लेखक, जो author होता है लेखक की तरफ से जो इंट्रूशन होता है, ऑथोरियल इंट्रूशन, इसको एक लिटरेरी टेक्निक की तरह यूज किया जाता है जहाँ पे जो राइटर है, जो लेखक है यानी जो ऑथर है, वो डायरेक्टली रीडर्स को एड्रेस करता है। थ्रू इट द राइटर एक्सप्रेसेस देयर व्यूज ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट्स, इंसिडेंट्स एंड स्टोरी। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो राइटर है, जो लेखक है, वो कुछ पर्टिकुलर जो इवेंट्स हैं, कुछ जो घटनाएं हैं कहानी से संबंधित, उन पे वो एक अपने व्यूज देता है, अपने ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके आगे मैंने इसका एक डेफिनेशन भी लिखा है कि ऑथोरियल इंट्रूशन एस्टैब्लिशेस अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। जो ऑथोरियल इंट्रूशन है, इसके थ्रू जो राइटर है, जो लेखक है, वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द राइटर, बिटवीन द reader and the writer. It provides extra information to the readers or audiences. इसका एक अच्छा बेनिफिट ये है कि इससे जो रीडर्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है and it also expresses writers' views and makes many things clear to the readers. कभी कभी ऐसा होता है कि रीडर्स पढ़ रहे हैं कोई चीज़ लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो वहाँ पे जो लेखक है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अपनी ओपिनियन रखता है, जिससे रीडर्स को, ऑडियंस को बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लस बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जियोफ्रे चौसर का एक वर्क है कैंटरबरी टेल्स। अब इस वर्क में क्या है कि जो ये कैंटरबरी टेल्स है, इसमें जो राइटर है चौसर, जो कि इसका नरेटर भी है कहानी का, वो कहानी शुरू से लेके लास्ट तक काफी सारी इंफॉर्मेशन वो रीडर्स को, ऑडियंस को प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं जो चौसर है यहाँ पे वो एक ऑथोरियल इंट्रूशन क्रिएट करता है, यानी जो ये टेक्निक है आपकी ऑथोरियल इंट्रूशन, इसके द्वारा वो एक 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो ऑथोरियल इंट्रूशन है, इससे रीडर्स को, ऑडियंस को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंसिडेंट और द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, प्लस इससे काफी सारी चीजें जो हैं वो ऑडियंस को, रीडर्स को क्लियर हो जाती है। तो ऑथोरियल इंट्रूशन का मतलब है राइटर और रीडर के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करना बाय फ्रॉम द साइड ऑफ राइटर एंड बाय प्रोवाइडिंग
extra information and by expressing their views on some particular events or incident। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर जब वो अपने विचार प्रकट करते हैं राइटर, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप, एक संबंध बनाते हैं रीडर के बीच और राइटर के बीच। ठीक है, तो ये है आपकी ऑथोरियल इंट्रूशन, यानी इसको हम एक लिटरेरी टेक्निक की तरह भी देख सकते हैं, जो कि जब हम कोई वर्क पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं या कोई नॉवल पढ़ रहे हो आप, या फिर कोई ड्रामा आप देख रहे हो, तो कहीं उसमें आपको लगता है कि जैसे जो राइटर है वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। जब आपको ऐसा महसूस होता है तो इट मीन्स दैट द राइटर यूजिंग द टेक्निक authorial intuition। Okay, now come to the next one। The next term is cacophony or cacophony। जो ये वर्ड है आपका cacophony, this word is made up of two words, caco and phonos। जो ये आपका शब्द है cacophony, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, caco and phonos, जिसका मतलब होता है बैड साउंड। बैड साउंड यानी अनसूदिंग साउंड, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो आपको सुनने में, या फिर एक ऐसा साउंड, एक ऐसी आवाज जो आपके सुनने में आपको अच्छी ना लगे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हार्श, रफ एंड अनप्लीजेंट साउंड। जो ये आपका टर्म है कैकोफेनी, जो कि एक ड्रामा का एक एलिमेंट्स है, ये एक मिक्सचर है हार्श, रफ और अनप्लीजेंट साउंड का, and it is usually used to describe a disturbing situation and emotion। देखिए आगे इसमें क्या है कि जो कैकोफेनी है ये एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन और इमोशन को डिस्क्राइब करता है, यानी जहां पे भी ये लिटरेरी टर्म्स यूज किया जाता है वहां कोई अनप्लीजेंट इवेंट या फिर कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन या इमोशन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली इस टेक्निक को यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द ओपनिंग लाइन ऑफ W.H. Auden पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। एक्चुअली जो ये पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इट्स एन एलेजिक पोएम। ये एक एलेजिक पोएम है जो W.H. Auden ने लिखी है। तो एलेजिक पोएम आप जानते हैं कि जो किसी भी नियर डियर पर्सन की डेथ पे जब कोई पोएम लिखा जाता है तो उसको हम एलेजी पोएम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका टोन जो है वो बहुत ही अनप्लीजेंट और एकदम पेसिमिस्टिक टोन है। तो इसकी ये एक ओपनिंग लाइन है, द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे। ठीक है, जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि इसका जो साउंड है दैट इज नॉट गुड और दैट इज नॉट सूदिंग टू द ईयर्स, कि पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। द डे ऑफ हिज डेथ वॉज ए डार्क कोल्ड डे, यानी आपको यहाँ पढ़ के पता चल रहा है कि द राइटर और द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ समवन, है ना। वो किसी की डेथ को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी की डेथ के बारे में बता रहा है। इट मीन्स एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स हियर द राइटर इज यूजिंग कैकोफेनी। कैकोफेनी यानी बैड साउंड, यानी जिन शब्दों को पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी फीलिंग ना आए। इसका सीधा सीधा सा देखिए, बहुत सरल शब्दों में हम समझते हैं कि किसी लाइन को, किसी पोएम को पढ़ने के बाद जब आपको अच्छी फीलिंग ना आए, जब आपको लगे कि किसी की डेथ के बारे में बात हो रही है, किसी के सोरो के ऊपर बात हो रही है, बहुत बड़ा दुख किसी के साथ घटित हुआ है, उसके बारे में कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसको, तो इट मीन्स वहां पे जो राइटर है, जो लेखक है, वो कैकोफेनी जो एक टर्म है जो जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, वो उसको यूज कर रहा है। इट मीन्स देयर यू फील अ बैड साउंड, है ना। तो इसका सीधा सा ये है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं और आपको एक अच्छी साउंड ना आए, एक सूदिंग एक साउंड ना मिले, तो इट मीन्स यू आर यूजिंग कैकोफेनी। ठीक है,
And the next is circumlocution. The next term is circumlocution. Now what is circumlocution? The word circumlocution is made up of two words, circumlocution. अगेन जो ये आपका नेक्स्ट जो टर्म है सर्कमलोक्यूशन, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्कम एंड लोक्यूशन. सर्कम मीन्स होता है सर्कुलर मोशन एंड लोक्यूशन मीन्स होता है मूवमेंट. ठीक है, यानी सर्कुलर वे में मूव करना. Thus it is a roundabout or to say something indirectly. जो सर्कमलोक्यूशन है इसको एक फिगर्स ऑफ स्पीच की तरह भी यूज किया जाता है, यानी इसको एक अलंकार की तरह भी यूज किया जाता है. और इसका मतलब होता है शब्दों को घुमा फिरा के कहना. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड इन प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा एज वेल. इट इज यूज्ड to add artistic glory to create rhythm in poetry. जो सर्कमलोक्यूशन है, जिसको एक टेक्निक कह सकते हैं, आप एक अलंकार भी कह सकते हैं, एक डिवाइस कह सकते हैं, इसको प्रोज, पोएट्री और ड्रामा में यूज किया जाता है. और इसको बेसिकली जो यूज करने का सबसे जो बेनिफिट है वो है कि इट क्रिएट्स आर्टिस्टिक ग्लोरी, यानी जो पोएम है, जो वर्डिंग है, जो लैंग्वेज है, उसको डेकोर करने के लिए, उसको एक आर्टिस्टिक ग्लोरी देने के लिए इसको यूज किया जाता है. प्लस टू क्रिएट रिदम इन पोएट्री, इसी के साथ पोएट्री में एक रिदम क्रिएट करने के लिए भी सर्कमलोक्यूशन को एज अ डिवाइस यूज किया जाता है. सर्कमलोक्यूशन का मतलब सीधा सीधा है घुमा फिरा के बात कहना, यानी जब आप कोई शब्द, कोई बात कह रहे हैं, आप उनको सीधे सरल शब्दों में ना कह के जब आप उसको सर्कुलर मोशन में कहते हैं, यानी उसको घुमा फिरा के कहते हैं, इट मीन्स यू आर यूजिंग द डिवाइस सर्कमलोक्यूशन. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल. कम टू द नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट. देखिए ये एक बहुत अच्छा टर्म है जो आई थिंक इट बेसिकली रिलेटेड टू we all, because in modern time we all are struggling by many things, so a kind of conflict is going on always with we people, है ना. तो जो conflict है ये एक ऐसा term है basically जो हम लोगों के लाइफ में भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है. लेकिन हम उसको देखते हैं एक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में इसको कैसे यूज किया जाता है एज ए एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, it is a literary technique by which a writer reveals a character's action and intention. यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक लिटरेरी टेक्निक है. कॉन्फ्लिक्ट का वैसे जो हिंदी मतलब होता है द्वंद्व, यानी अंतर्द्वंद जो होता है उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. तो इसको एक लिटरेरी टेक्निक की तरह यूज किया जाता है जहाँ पे राइटर जो है वो किसी एक कैरेक्टर की, उसके जो एक्शन है, उसकी इंटेंशन जो है, यानी उसके अंतर मन में जो भी चीजें चल रही हैं उनको वो प्रेजेंट करता है. द राइटर यूज्ड इट टू हाईलाइट अ डीपर मीनिंग टू देयर लिटरेरी वर्क. यानी जो राइटर है, जो लेखक है, वो अंतर मन की जो चीजें हैं, जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको प्रकट करने के लिए यूज करते हैं इसको एज अ लिटरेरी टेक्निक और एज अ लिटरेरी डिवाइस. ठीक है, तो यानी कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम द्वंद्व कहते हैं, ये किसी के अंदर मन में जो भी भावनाएं चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो भी इमोशन है, आइडियाज हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ लिटरेरी टेक्निक यूज किया जाता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दो प्रकार का होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरनल यानी अंतर्मन का जो द्वंद्व है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं उसको. इट अकर्स व्हेन अ कैरेक्टर स्ट्रगल्स विद हिज ओन ऑपोजिट फोर्सेस एंड बिलीव्स विद इन हिम. यानी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये तब देखा जाता है जब इंसान अपने ही अंदर के
जो स्ट्रगल है अपने ही अंदर का, जो भी उसका द्वंद्व है, जब वो उससे लड़ रहा होता है, उसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी अंतर मन में चलने वाले द्वंद्व को हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है हैमलेट, जो एक लाइन कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मीन्स ही इज नॉट क्लियर अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द थिंग्स, है ना। तो उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसको लग रहा है कि शायद ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इट मीन्स ही इज स्ट्रगलिंग विद द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ हैमलेट। ठीक है। इसी के जस्ट ऑपोजिट में एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी बाहरी जो द्वंद्व होता है। When the protagonist feels that the situation is going out of control, यानी जब प्रोटोगोनिस्ट को, जब हीरो को या किसी भी कैरेक्टर को जब ये लगने लगता है कि जो सिचुएशन है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, डिफरेंट हर्डल्स स्टैंड इन हिज वे एंड ही सफर्स एक्सटर्नली, बहुत सारी बाधाएं उसके रास्ते में आ जाती हैं, बहुत सारी अड़चने उसके काम में आती है, और वो बाहरी रूप से, बाहरी चीजों से प्रभावित होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। यानी जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है ये अंतर्मन का नहीं, ये बाहरी चीजों से प्रभावित करने वाला एक द्वंद्व है। यानी जब आप आसपास की चीजों से परेशान होने लगते हैं, जब आसपास की चीजें आपको प्रभावित करने लगती है और आपको लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप चीजों को नहीं बदल सकते, इट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग विद द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे मैन वर्सेस फेट। ठीक है। जैसे फेट, आपको पता ही है कि जो भाग्य है वो इंसान के हाथ में नहीं होता, इट मीन्स कि जो भाग्य है वो भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में आता है। और एक एग्जाम्पल है इसमें ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। ओथेलो अगेन एक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, जिसके साथ जैसे फेट और चांस का ऐसा रोल होता है उसकी लाइफ में कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता और फाइनली ही गॉट अ वेरी ट्रेजिक एंड ऑफ हिज लाइफ। तो इट मीन्स ही इज सफरिंग बाय द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व, इंटरनल यानी अंतर्मन का द्वंद्व, और एक्सटर्नल यानी बाहरी तत्वों से जब आप प्रभावित होते हैं, जब आप बाहरी चीजों से आप लड़ते हैं और आपको लगता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, इट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग विद द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। कम टू द नेक्स्ट वन, डिक्शन, एंड दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस लेक्चर। डिक्शन, जिसको हम हिंदी में स्टाइल या फिर शैली कहते हैं, बेसिकली डिक्शन इज अ चॉइस ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस द व्यूज बाय अ राइटर। जो डिक्शन है ये चॉइस ऑफ वर्ड्स है, दैट इज बेसिकली used by the writer, and to diction include literary devices like phoneme, syllable, meter, conjunction, figures of speech, etc. डिक्शन, जिसको हम हिंदी में शैली कहते हैं, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, यानी ये छोटी छोटी चीजें मिलके, जैसे कंजक्शन, सलेबल, फोनेम, मीटर, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब मिलके डिक्शन को बनाते हैं। डिक्शन क्या है? चॉइस ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों को चयन करके जब आप व्यवस्थित रूप में लगाते हैं, यानी जब आप कोई, मान लीजिए आप कोई पोयम लिख रहे हैं, तो आप उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज करेंगे, आप उसमें मीटर भी यूज करेंगे, आप उसमें रिदम और राइम स्कीम भी यूज करेंगे, है ना। तो इट मीन्स यू आर यूजिंग ए पर्टिकुलर डिक्शन, एक विशेष प्रकार की शैली आप यूज कर रहे हैं। सिंपली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो डिक्शन है, जो शैली है, वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। प्रॉपर यूज ऑफ डिक्शन हेल्प्स द रीडर टू गो थ्रू द आइडिया एंड एम ऑफ एन लिटरेरी वर्क। यानी जब आप एक व्यवस्थित शैली में कोई लेखन कार्य है, जो भी आपका पोयम, प्ले, नॉवल जो भी है, आप उसको पढ़ते हैं, तो उससे आपको एक मतलब क्लियर आइडिया मिलता है, एक क्लियर
इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है ना, और जो भी उसका थीम है, जो भी एम है उस वर्क का, वो आपको समझ में आता है। और नीचे देखिए इसमें मैंने एक विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन भी ऐड किया है, जो कि उसने अपने वर्क लिरिकल बैलेड में जो 1798 में पब्लिश हुआ है, उसमें ये डेफिनेशन दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि डिक्शन इज अ सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन, कि जो डिक्शन है, जो शैली है, जो स्टाइल है, ये सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज है, भाषा का चयन है, जो कि रियली यूज्ड बाय मैन, यानी जो वास्तविक रूप से व्यक्ति जिसको यूज करते हैं, है ना। तो डिक्शन मीन्स शैली, शब्दों का चयन। जब आप व्यवस्थित रूप में शब्दों का चयन करते हैं और एक लेखन कार्य करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिक्शन, यानी एक प्रॉपर डिक्शन आपने उसको में फॉलो किया है, यूज किया है ना। तो ये आप आज के हमारे कुछ टर्म्स थी जो हमने आज क्लियर किए, and I think all the terms are clear to all of you, but if you have any query, any question regarding any term, तो you can write down in the comment box, we will discuss in the next lecture, है ना। तो ये पार्ट 1 है यूनिट सेकंड का। पार्ट 2 हम कमिंग जो भी हमारा वीडियो लेक्चर होगा या ऑडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। एंड हैव अ गुड डे।